कंपाउंड इंटरेस्ट उस तरीके से काम नहीं करता जैसा आप सोच रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें स्कूल से ही पढ़ाया जाता है और आज के समय पे कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के काफी सारे आर्टिकल्स हैं, काफी सारे वीडियो हैं इंटरनेट पर फिर भी हम में से ज्यादातर लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं और हमारे ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस कंपाउंडिंग के अगेंस्ट होते हैं। और क्योंकि हमारे ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन कंपाउंडिंग के अगेंस्ट होते हैं, हम कभी भी कंपाउंडिंग का फायदा उठा करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इस रूल का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 8 साल काम करना है और उसके बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो काफी आसानी से। और इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 दोस्त थे, ऋषभ, शरद और कार्तिक। तीनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे और एक ही क्लास में पढ़े थे, लेकिन एक ही साथ पढ़ने के बाद भी जब कॉलेज खत्म हुआ और जब करियर की बात आई तो तीनों ने अलग अलग रास्ता चुना। ऋषभ ने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया और शरद ने एक एड एजेंसी में राइटर का काम शुरू किया और कार्तिक ने कॉलेज प्लेसमेंट लेकर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब हासिल करी। अब इस शुरुआती करियर के दौरान ऋषभ और शरद ने कंपाउंडिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ा और पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी कुछ पढ़ा और उन्होंने ये तय किया कि हमें अर्ली रिटायरमेंट को टारगेट करना है और ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग करना है ताकि हम अर्ली रिटायरमेंट तक पहुंच सके। लेकिन कार्तिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कार्तिक नॉर्मल लोगों की तरह खर्च करने में बिलीव करता था। उसके पास में जितनी भी सैलरी आती थी उसमें से ज्यादातर वो खर्च कर देता था। जॉब मिलने के बाद उसने एक बढ़िया पॉश इलाके में एक अच्छा सा फ्लैट रेंट पे ले लिया और ऑफिस जाने के लिए उसने एक बढ़िया कार भी EMI पे ले ली। कार्तिक की सैलरी काफी ज्यादा थी, वो 1 लाख पर मंथ कमाता था, लेकिन फिर भी उसके लाइफस्टाइल के कारण महीने के एंड में उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता था। वो अपना सारा पैसा एक्सपेंसिव लग्जरी चीजों में खर्च कर देता था या फिर पार्टी करने में खर्च कर देता था और इस कारण से महीने के एंड में उसके पास में कुछ भी नहीं रहता था और इसके कारण उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड लोन भी बढ़ता जा रहा था। अब इन सब चीजों में 1 साल निकल जाता है। 1 साल के बाद वो तीनों दोस्त वापस से मिलते हैं और जब तीनों दोस्त वापस से मिलते हैं तो कुछ टाइम के बाद इधर उधर की बात करने के बाद वो फाइनली पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। कार्तिक पूछता है कि तुम लोगों की सैलरी वगैरह क्या है और किस तरीके से महीने का खर्चा चलता है। तो इस पर ऋषभ और शरद दोनों जवाब देते हैं कि हम महीने में 70-75K कमा लेते हैं और उसमें से हमने सेविंग और इन्वेस्टिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। कार्तिक को ये सुनकर हैरानी होती है। कार्तिक बोलता है 70K में भी तुम लोग सेविंग कैसे कर रहे हो? मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है, फिर भी मैं कुछ भी सेविंग नहीं कर पाता हूँ, उल्टा मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन भी चल रहा है। तो ऋषभ उसे बताता है कि मैं 80-20 रूल का इस्तेमाल करता हूँ। इस रूल के अकॉर्डिंग मेरे जितने भी खर्चे हैं उसको मैं अपने सैलरी के 80% अमाउंट से हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। मेरा रेंट, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मेरे फूड का खर्चा और जितने भी इंपॉर्टेंट खर्चे हैं उन सबको मैं 80% में ही मैनेज करता हूँ और बाकी जो 20% बचते हैं उसे मैं सेव और इन्वेस्ट करता हूँ और मेरी सैलरी का 20% होता है 14,000 रुपए। इसके बाद शरद कहता है मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और भी ज्यादा एग्रेसिवली सेव करता हूँ और मैं कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके लिए मैं 30,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ। इस पर कार्तिक बोलता है कि तुम लोग इतने कम उम्र में इन्वेस्टिंग वगैरह क्यों स्टार्ट कर रहे हो? ये उम्र सेविंग या इन्वेस्टिंग की नहीं है, ये उम्र लाइफ को एंजॉय करने की है, पार्टी करने की है और कंपाउंडिंग सिर्फ पेपर पे ही काम करता है। रियलिटी में कंपाउंडिंग से कोई भी अमीर नहीं बनता है। रियलिटी में उल्टा कंपाउंडिंग के बहकावे में आकर लोग अपना पैसा गवा देते हैं। इस पर शरद बोलता है कि भाई तुझे अभी कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। दुनिया में बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके ही अमीर हुए हैं और कंपाउंडिंग के लिए उन्होंने अच्छी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन अभी भी ये सारी चीजें कार्तिक को समझ में नहीं आती है और वो बोलता है खैर तुम लोग को जैसा सही लगे वैसा करो। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद लाइफ धीरे धीरे निकलते जाती है और देखते ही देखते 7 और साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों में तीनों को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन 7 साल बाद वो वापस एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से कुछ टाइम के बाद इधर उधर की बातें करने के बाद में वो फाइनेंशियल टॉपिक्स पर बात करना स्टार्ट करते हैं। कार्तिक पूछता है कि तुम लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग कर रहे थे, कैसा चल रहा है तुम्हारा सेविंग और इन्वेस्टिंग? इस पर ऋषभ बोलता है कि मैं पिछले 8 साल से हर महीने 14,000 रुपए की इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, 14,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ और इन 8 सालों में मैंने टोटल 13,44,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ और 12% रिटर्न के बेसिस पे अभी मेरे अकाउंट में 22,61,000 रुपए हैं। और वहीं शरद बोलता है कि मैं थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता हूँ और इसके कारण मैं पिछले 8 साल से 30,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इन 8 सालों में मैंने टोटल 28,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ और 12% रिटर्न के हिसाब से मेरे अकाउंट में अभी 48,75,000 रुपए बचे हुए हैं। ये सारे नंबर सुन के कार्तिक शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि ये दोनों उससे कम कमाने के बाद भी काफी ज्यादा नेटवर्क बना चुके हैं और वहीं कार्तिक जो उन दोनों से ज्यादा कमाता था फिर भी
उसके पास में अभी भी कुछ भी सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं है। उल्टा वो अभी भी EMI के चक्करों में पड़ा हुआ है और क्रेडिट कार्ड लोन में फंसा हुआ है। इसलिए कार्तिक बोलता है कि भाई तूने 843 रूल के बारे में बताया था ना, वो रूल क्या है मुझे भी बताना, वो कैसे काम करता है। इस पे शरद बोलता है कि भाई तू कुछ साल और रुक जा, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद वो 4 साल बाद फिर से मिलते हैं और 4 साल बाद फिर से जब कार्तिक इन्वेस्टिंग और सेविंग के बारे में पूछता है तो इसे बताता है कि मेरे पास में अभी टोटल 45 लाख हो चुके हैं, और शरद बताता है कि मेरे पास अभी टोटल 96 लाख हो चुके हैं इन्वेस्टिंग में। अब कार्तिक को रिग्रेट होने लगता है। उसे एहसास होता है उसने अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा फिजूल खर्च करी है और उसकी फिजूल खर्च उसे कितना ज्यादा कॉस्ट कर रही है। उसके सामने उसके 2 दोस्त जो उससे कम कमाते थे फिर भी वो एक अच्छा खासा नेटवर्क बना चुके हैं, लेकिन वो अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ही कर रहा है अपने बैड फाइनेंशियल आदतों के कारण। वक्त फिर से बीतता है और 3 साल बाद वो लोग फिर से मिलते हैं। तीनों को करियर स्टार्ट किए हुए टोटल 15 साल हो चुके हैं और ऋषभ बताता है कि मेरे पास अभी अकाउंट में 70 लाख रुपए पड़े हैं, और शरद बताता है कि मेरे पास अभी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,51,00,000 का है। और अब कार्तिक को फाइनली 843 रूल याद आता है। उसे फाइनली समझ में आता है कि शरद को अपना पहला 50 लाख रुपए कमाने में 8 साल लगे थे और उसका अगला 50 लाख सिर्फ 4 साल में एक्यूमुलेट हो गया, और उसके बाद उसका अगला 50 लाख सिर्फ और सिर्फ 3 साल में अचीव हो गया। यानी कि अब शरद के पास में टोटल 1.5 करोड़ रुपए हैं और वो अब आराम से रिटायर कर सकता है। वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा फ्री हो चुका है। उसे अपना जॉब करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो उस 1.5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या फिर उस 1.5 करोड़ को इन्वेस्ट करके ही वो हर साल 12% के हिसाब से 18 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कमा सकता है। और यही है वो 843 रूल, जिसमें आपको एक अमाउंट तक पहुंचने के लिए 8 साल लग सकते हैं और फिर उसी अमाउंट को वापस अचीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगेंगे और फिर सिर्फ 3 साल लगेंगे। इसी 843 रूल का इस्तेमाल करते हुए वॉरेन बफेट ने अपने टीनेज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। वॉरेन बफेट हमेशा हर किसी को एडवाइस देते हैं कि कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए आप इन्वेस्ट जरूर करो और ट्रेडिंग जैसे शॉर्टकट के पीछे भागने के बजाय टेबल लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। और इस फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी जर्नी को आसान बनाने के लिए आपको उन फाइनेंशियल हैबिट्स को भी अपनाना होगा जो टॉप 1% लोगों में होती है। और अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।